हेलो जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 44वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 44वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 44वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 44वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 63 का संबंध है 54 के साथ में, तो 26 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 63 से यहाँ पर 54 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 63 से 54 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 63 की दोनों संख्याओं को आपस में किया गया है गुणा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, 63 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 तिये 18 और इस 18 से 54 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 18 का मल्टीप्लाई किया गया है 3 के साथ में। तो मेरे भाई 18 तिये हो जाएगा 54 और यहाँ पर ध्यान से देखिए 54 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 26 के अंदर और 26 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, सेम इस 63 की तरह इस 26 की भी दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 26 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 दूना के 12 और जिस प्रकार से यहाँ पर 18 का 3 गुना करके यहाँ पर 54 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम भी क्या कर देंगे, इस 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ में। तो यहाँ पर बन जाएगा 12 तिये 48, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 48। अब हमें देखना है कि संख्या 48 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 48 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, सीरीज से संबंधित प्रश्न को हम एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में दिया गया है 1, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9 और 9 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 से 3 बन जाएगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए 1 से 3 बन जाएगा कैसे, यदि हम 1 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3। फिर देखिए
3 से कितना बन रहा है 5, तो 3 से 5 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 3 और 2 मिलकर बन जाएगा 5। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है 7, तो 5 से 7 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 5 और 2 मिलकर बन जाएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना बन रहा है 9, तो 7 से 9 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 7 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 7 और 2 मिलकर बन जाएगा 9। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 9 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 1 से 3 बना कैसे +2 करने से, 3 से 5 बना कैसे +2 करने से, 5 से 7 बना कैसे +2 करने से, 7 से 9 बना कैसे +2 करने से। तो अब इस 9 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे, आगे भी कर देंगे +2, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 9 के अंदर इस 2 को ऐड कर दें। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 9 के अंदर 2 को ऐड कर देंगे तो 9 और 2 मिलकर कितना बन जाएगा? तो मेरे भाई 9 और 2 मिलकर बन जाएगा 11, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 11। अब हमें देखना है कि संख्या 11 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 11 में दी गई है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह दूसरा प्रश्न आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई एक काम कीजिए, जल्दी से इस क्लास को रोकिए और अपने स्तर से इस तीसरे प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई मैंने अभी आपको बताया था कि सीरीज से संबंधित प्रश्न को हम एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे। तो मेरे भाई देखिए, जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 55, 55 के बाद में 57, 57 के बाद में 59, 59 के बाद में 61, 61 के बाद में 63 और 63 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 55 से यहाँ पर 57 बन जाएगा कैसे। तो देखिए यदि हम 55 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 55 और 2 मिलकर बन जाएगा 57। फिर देखिए 57 से कितना बन रहा है 59, 57 से 59 बन जाएगा कैसे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 57 के अंदर भी क्या कर दें +2 कर दें तो 57 और 2 मिलकर बन जाएगा 59। फिर देखिए 59 से कितना बन रहा है 61, तो 59 से 61 बनेगा कैसे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 59 के अंदर भी क्या कर दें +2 कर दें तो 59 और 2 मिलकर बन जाएगा 61। फिर देखिए 61 से कितना बन रहा है 63, तो 61 से 63 बनेगा कैसे। तो यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 61 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 61 और 2 मिलकर बन जाएगा 63। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 63 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंटिन्यू सभी के अंदर क्या हुआ है +2 हुआ है। तो मेरे भाई 63 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात
करने के लिए हम क्या कर देंगे, इस 63 के अंदर भी क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम 63 के अंदर +2 कर देंगे तो 63 और 2 मिलकर बन जाएगा कितना, 65। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 65। अब हमें देखना है कि संख्या 65 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 65 हमें दी गई है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई, इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये। यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई, मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ सेट आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। अब आसानी से सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस प्रश्न के अंदर किसका अर्थ क्या बोला गया है वो यहाँ पर क्या करना है, इस समीकरण के अंदर रखना है और जो नया समीकरण बनेगा उस समीकरण को सोल्व करके उसका मान हमें ज्ञात करना है। कैसे, तो वो देखिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, प्रश्न में हमें यहाँ पर बोला गया है कि प्लस का अर्थ है गुणा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस समीकरण के अंदर जिस स्थान पर प्लस है वहां पर हम कर देंगे गुणा। इसी प्रकार से देखिए आगे बोला गया है कि गुणा का अर्थ है भाग। तो मेरे भाई, गुणा के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे बोला गया है कि भाग का अर्थ है माइनस। तो मेरे भाई, इस भाग के स्थान पर हम कर देंगे माइनस। अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, नया समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नए समीकरण बनेगा क्या, सबसे पहले 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15। 15 के बाद में प्लस, प्लस का मतलब क्या है गुणा, तो यहाँ पर हम कर देंगे गुणा। फिर क्या है 32, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 32। उसके बाद में गुणा, गुणा का मतलब है भाग, तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग। उसके बाद में क्या है 16, यहाँ पर लिख देंगे 16। फिर है भाग, भाग का मतलब है माइनस, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस। उसके बाद में 15, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15। ये बन गया नया समीकरण। अब इस समीकरण को सोल्व करके इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इस समीकरण को हम सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए। 90% इस समीकरण को सोल्व करने में गलती करते हैं। हमें इस समीकरण को सोल्व करना है बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग। बोर्डमास का नियम ये बोलता है कि सबसे पहले हम समीकरण के अंदर सोल्व करेंगे ब्रैकेट को। ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद में हम सोल्व करेंगे मेरे भाई भाग को। भाग को सोल्व करने के बाद में हम सोल्व करेंगे गुणा को। गुणा को सोल्व करने के बाद में हम सोल्व करेंगे प्लस को, और प्लस को सोल्व करने के बाद में हम सोल्व करेंगे माइनस को। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे
ब्रैकेट को, लेकिन समीकरण के अंदर ब्रैकेट नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद में क्या है, भाग है, तो मेरे भाई इसके बाद में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाद में सोल्व करेंगे भाग को। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 का भाग देंगे 32 में। तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर है क्या 15, उसके बाद में गुणा 16 का भाग 32 में देंगे तो ये चला जाएगा 16 दूना के 32 है। उसके बाद में माइनस और फिर कितना है 15। फिर मेरे भाई भाग के यानी कि भाग क्लियर हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहां पर देखिए 15 गुणा में क्या है 2 है, तो यहां पर इसको सोल्व करिए। तो मेरे भाई 15 दूना कितना हो जाएगा, 15 दूना हो जाएगा 30। यहां पर बच रहा है क्या माइनस का 15, तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस का 15। फिर क्या सोल्व करेंगे, प्लस को प्लस नहीं है इसको छोड़ देंगे, फिर क्या है माइनस माइनस को सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 30 में से हम क्या कर देंगे, 15 को घटा देंगे। तो 30 में से 15 को घटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 15। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि हम इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 15। अब हमें देखना है कि 15 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 15 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में PUTR को SXWU लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में HKLG को क्या लिखा जाएगा। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर PUTR को यहाँ पर SXWU कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि HKLG को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि PUTR को SXWU कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए PUTR इसको क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इसको लिखा गया है S, उसके बाद में X, फिर है W और उसके बाद में है U। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को सोल्व करो तो उससे पहले आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। यदि आप उन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग कर लोगे तो आप कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को भी आसानी से सोल्व कर लोगे। कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, देखिए P आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 16 नंबर पर है। फिर क्या है, P के बाद में है U आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 21 नंबर पर है। U के बाद में है T आता है 20 नंबर पर है। T के बाद में है R आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 18 नंबर पर है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मेरे भाई S आता है 19 नंबर पर है। फिर क्या है X आता है 24 नंबर पर है। फिर क्या है W आता है 23 नंबर पर है। फिर क्या है U आता है 21 नंबर पर है। अब यहाँ पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहाँ पर आपको केवल देखना है संख्या को। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पर 16 से बन रहा है कितना, 19 है। 16 से 19 बन जाएगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 16 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें तो 16 और 3 मिलकर बन जाएगा 19। फिर देखिए 21 से बन रहा है कितना, 24 है। तो 21 से 24 बनेगा कैसे, तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 21 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें तो 21 और 3 मिलकर बन जाएगा 24। फिर देखिए
20 से बन रहा है कितना 23 से, तो 20 से 23 बन जाएगा कैसे, तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 20 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 20 और 3 मिलकर बन जाएगा 23। फिर देखिए 18 से कितना बन रहा है 21 से, तो 18 से 21 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 18 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 18 और 3 मिलकर बन जाएगा 21। यानी कि यहाँ पर देखिए PUTR इन सभी अल्फाबेट लेटर से यहाँ पर SXWU लिखा गया है कैसे, तो मेरे भाई देखिए जो ये सभी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी के अंदर +3 करके ये सभी अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि HKLG को क्या लिखा जाएगा, तो मेरे भाई HKLG इन सभी के अंदर +3 करके आने वाले अल्फाबेट लेटर ज्ञात करेंगे कैसे, तो वो देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए हमें पता करना है यहाँ पर कि HKLG को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले इन सभी को यहाँ पर लिख लेते हैं HKLG। अब क्या करेंगे इन सभी का करेंगे नंबरिंग, तो देखिए मेरे भाई H आता है 8 नंबर पर है, K आता है 11 नंबर पर है, L आता है 12 नंबर पर है और मेरे भाई G आता है 7 नंबर पर है। अब हम क्या करेंगे इन सभी के अंदर क्या कर देंगे +3 कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यानी कि 8 के अंदर +3 कर देंगे तो 8 और 3 हो जाएगा 11। 11 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि 11 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है K, तो यहाँ पर हम भर देंगे K। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या है 11 में भी क्या कर देंगे +3 कर देंगे, तो 11 और 3 कितना हो जाएगा, तो आप सभी को पता है कि 11 और 3 हो जाएगा 14 और 14 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है N, तो यहाँ पर हम भर देंगे N। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या है 12 में भी +3 कर देंगे तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है O, तो यहाँ पर हम भर देंगे O। फिर क्या है मेरे भाई 7 है, 7 के अंदर +3 कर देंगे तो 7 और 3 हो जाएगा 10 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है J, तो यहाँ पर हम भर देंगे J। यानी कि यहाँ पर है HKLG इसको यहाँ पर लिखा जाएगा KNOJ। अब हमें देखना है कि KNOJ ये सभी अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए KNOJ ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन ए के अंदर है, तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न आप सभी के सामने निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है सरदार भगत सिंह ने, ऑप्शन बी है लाला हरदयाल ने, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक ने और ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र पाल ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न आप सभी के सामने पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक कहाँ होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर है। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न आप सभी के सामने संविधान के किस भाग में नागरिकों के मूल कर्तव्य वर्णित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर
क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में नागरिकों के मूल कर्तव्य वर्णित हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि संविधान के भाग 4A में नागरिकों के मूल कर्तव्य वर्णित हैं। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए औद्योगिकरण है, ऑप्शन बी है कृषि विकास है, ऑप्शन सी है बुनियादी उद्योग है, और ऑप्शन डी है गरीबी उन्मूलन है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए है कानपुर में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है कोयम्बटूर में, और ऑप्शन डी है भोपाल में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी कोलकाता में। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है जिनेवा में, ऑप्शन सी है वॉशिंगटन डीसी में, और ऑप्शन डी है पेरिस में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का PDF सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का PDF सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374
826893 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है? मेरे भाई बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं। इस बार ये प्रश्न 100% एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39D समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस भारतीय नेता ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखा था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस ने और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखा था। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।